चलिए दोस्तों, सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज इस श्रृंखला के अगले महीने की करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारत में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी 2025 में किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी भुवनेश्वर और ऑप्शन डी गौतम बुद्ध नगर नोएडा। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया। इसका थीम क्या था? 18वां जो प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया भुवनेश्वर में, यह किस विषय पर आधारित था? तो इसका विषय क्या था? तो विषय था विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। वहीं यदि बात करें तो ये प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। कितने वर्ष के अंतराल पर? प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है। और इस बार जो है इस प्रवासी भारतीय दिवस के शुभ अवसर पर जो मुख्य अतिथि थे, कौन थे? मुख्य अतिथि कौन थे? तो इनका नाम है त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति। कौन सा? त्रिनाद और टोबैगो, त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति थे। कौन? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हमने देखा कि प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया? भुवनेश्वर में मनाया गया। इसका थीम क्या था? तो थीम था विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। ये प्रत्येक 2 साल पर मनाया जाता है और इसका मुख्य अतिथि जो थे त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ल कंगालू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में मूंगफली उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। दोस्तों, भारत में मूंगफली उत्पादन में जो पहला स्थान है वह किसका है? गुजरात का है। वहीं यदि बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश जो है यह सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान है। किस सोयाबीन उत्पादन में कौन प्रथम स्थान पर है? मध्य प्रदेश। वहीं यदि दाल में यदि बात करें किस चीज़ का? चना का, बात करें अरहर का, उड़द का, उसके बाद मसूर का, तो इसमें भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। इसके अलावा मक्का के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो इस तरह से इन महत्वपूर्ण फैक्ट्स को भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में रॉकेटों व उपग्रहों आदि के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में कुल कितने लॉन्च पैड वर्तमान में है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अर्थात 2। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में 2 लॉन्च पैड हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का चौथा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक जनवरी 2025 में कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए जेनेवा में, ऑप्शन बी मैक्सिको सिटी में, ऑप्शन सी दाओस में और ऑप्शन डी बाकू में। दोस्तों, इसका सही आंसर है दाओस में जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक आयोजित की गई थी जनवरी 2025 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने वर्ष 2025 को किस रूप में मनाने का निर्णय किया है? ऑप्शन ए आत्मनिर्भरता का वर्ष, ऑप्शन बी सुधारों का वर्ष, यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, सुधारों का वर्ष होगा, और ऑप्शन सी शक्ति संवर्धन का वर्ष, ऑप्शन डी अत्याधुनिकता का वर्ष। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुधारों का वर्ष जो है रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को मनाने का निर्णय किया है। चलिए आज के नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना के लिए T-72 ब्रिज लेइंग टैंकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ अनुबंध रक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2025 में किया है?
ऑप्शन ए लॉकहीड मार्टिन इंडिया, ऑप्शन बी हैवी व्हीकल फैक्ट्री, ऑप्शन सी लार्सन एंड ट्रूबो, ऑप्शन डी भारत डायनामिक्स। दोस्तों यहाँ पे T-72 ब्रिज लेइंग टैंक के लिए यदि पूछेगा तो ब्रिज से याद करने के लिए एक ट्रिक है कि ब्रिज क्या होता है। ब्रिज चूँकि भारी चीज़ होता है, ब्रिज कोई भी क्या होता है, भारी होता है, तो ब्रिज से संबंधित प्रश्न आएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारी होता है। तो भारी से याद रखने हैं हैवी व्हीकल फैक्ट्री। इसको किससे साझेदारी किया गया है, तो हैवी व्हीकल फैक्ट्री के साथ साझेदारी की गई है रक्षा मंत्रालय का T-72 ब्रिज लेइंग टैंकों के निर्माण के लिए। तो चलिए आज के सीरीज का अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के पश्चात ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की निम्नलिखित में से किस संगठन या एजेंसी की सदस्यता वापस लेने की घोषणा कर दी है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब की बार किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी पूछे जाने की बहुत सारी संभावना है, क्योंकि काफ़ी ये चर्चा का विषय था। ऑप्शन ए विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी इकोसॉक और ऑप्शन सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन डी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है कई संस्थानों से जो है अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा की थी। जैसे कि पहला पेरिस समझौता के तहत, पेरिस समझौता से इन्होंने अपनी वापसी ले ली। उसके बाद पेरिस समझौता के बाद जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी जो है इन्होंने सदस्यता वापस ले ली। इसके अलावे देखेंगे तो इसके अलावे जो है एक अन्य कार्यकारी आदेश के माध्यम से जो है अमेरिका में जन्म के आधार पर जो है नागरिकता के अधिकार पर भी क्या कर दिया, रोक लगा दिया। तो तीन चीज़ों पे महत्वपूर्ण है इनसे संबंधित। जैसे ही इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो पहला काम क्या किया, पेरिस जलवायु समझौता से सदस्यता वापस ले लिया। दूसरा काम किया, WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन से इन्होंने सदस्यता वापस ले लिया। और तीसरी काम क्या किया, तो नागरिकता, जन्म के आधार पर नागरिकता के अधिकार पर भी रोक लगा दिया। तो इन तीनों के आधार पर ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा का विषय था। ऑप्शन ए जिमी कार्टर 1977 से 81 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और जिमी कार्टर कैलिफोर्निया राज्य के सीनेटर तथा गवर्नर रहे। ऑप्शन सी उन्होंने कार्टर सेंटर नाम से एक चैरिटी की स्थापना की जो चुनाव में पारदर्शिता लाने, मानवाधिकारों की रक्षा करने और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कार्य करती थी। और ऑप्शन डी उन्हें 2002 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों यदि जिमी कार्टर की बात करें तो जिमी कार्टर से संबंधित इन महत्वपूर्ण फैक्ट्स को याद रखना है, और हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन को चुनना है। पहला ऑप्शन कह रहा है जिमी कार्टर 1977 से 81 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है जिमी कार्टर कैलिफोर्निया राज्य के सीनेटर तथा गवर्नर रहे, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। कैलिफोर्निया नहीं, ये कहाँ के सीनेटर गवर्नर रहे थे, तो ये जॉर्जिया राज्य के रहे थे। कहाँ के, जॉर्जिया राज्य के सीनेटर और गवर्नर रहे थे, जॉर्जिया राज्य के। इन बातों को ध्यान रखना है। तो ये चूँकि स्टेटमेंट गलत हो गया तो इसके अनुसार ऑप्शन बी सही आंसर है। लेकिन इनसे संबंधित और फैक्टों को भी जानना है। इन्होंने कार्टर सेंटर नाम से एक चैरिटी की स्थापना की थी जो चुनाव में पारदर्शिता लाने, मानवाधिकार की रक्षा करने और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कार्य करती थी। और इनको जो है महत्वपूर्ण कार्य के लिए 2002 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन फैक्टों के अलावे एक और फैक्ट को इनसे संबंधित याद रखना है कि इनके कार्यकाल में क्या हुआ था, तो मिस्र और इजराइल, कौन सा, इजिप्ट, मिस्र को कहते हैं इजिप्ट और इजराइल के बीच शांति समझौता हुआ था। और इस शांति समझौता को जो है कैंप डेविड एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। कैंप डेविड एकॉर्ड। हो सकता है आप लोगों को राइटिंग स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि उस टाइप से फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। तो कैंप डेविड एकॉर्ड नाम से जो है इजिप्ट और इजराइल के बीच एक समझौता हुआ था, किसके टाइम में, तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के समय में। तो इन महत्वपूर्ण फैक्ट्सों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि
कभी दौलतपुर नसीराबाद के नाम से जाने जाने वाला, कभी दौलतपुर नसीराबाद के नाम से जाना जाने वाला गांव कार्टरपुरी, कौन सा, कार्टरपुरी के रूप में पुनर्नामित किया गया है। किस रूप में नामित किया गया, कार्टरपुरी के रूप में नामित किया गया है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है, कार्टरपुरी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी हरियाणा। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन डी, हरियाणा में जो है कार्टरपुरी, जो कि कभी दौलतपुर नसीराबाद के नाम से जाना जाता था, यह स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का 10वां प्रश्न है कि स्पेस डेक्स, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी चर्चा के विषय में रहा था। यह स्पेस डेक्स मिशन है जो भारत यह अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का एक महत्वपूर्ण मिशन था। तो स्पेस डेक्स मिशन के बारे में कह रहा है कि विचार करना और कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि हमें सही कथन की पहचान करना है। ऑप्शन ए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV C60 से हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्पेस डेक्स मिशन लॉन्च किया, ऑप्शन ए के अनुसार। ऑप्शन बी कह रहा है इस मिशन से दो अंतरिक्ष यानों कौन कौन, चेजर और टारगेट, कौन सा, चेजर और टारगेट पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया। उसके बाद ऑप्शन सी कह रहा है कि इस प्रकार की सुविधा वाला भारत विश्व का चौथा देश अर्थात अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद बन गया है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में यान को डॉग अर्थात एक यान से दूसरे यान को जोड़ने तथा अनडॉक अर्थात यानों का अलग होना करने में सफलता प्राप्त होगी। उसके बाद प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए जो है, स्पेस डेक्स को PSLV 60 से हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया, ये ऑप्शन सही है। वहीं दूसरा की यदि बात करें, इसमें दो अंतरिक्ष यान चेजर और टारगेट का प्रयोग किया गया है, तो ये भी सही है। इस प्रकार की सुविधा वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया है, ये स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष यान को डॉग और अनडॉक करने में सफलता प्राप्त होगी, ये स्टेटमेंट भी सही है। इसके अनुसार सभी चारों स्टेटमेंट सही है। तो स्पेस डेक्स मिशन के बारे में ध्यान रखने योग्य बातें ये सभी है, इन सभी को मेमोराइज रखना है ताकि ऑप्शन यदि इससे संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न बनाया जा सके तो हमें याद रह सके, इसलिए मैंने इन्हें जो है मल्टीपल स्टेटमेंट के रूप में फ्रेम किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एवं नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार देश में सर्वाधिक धनी मुख्यमंत्री कौन है। इस एक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का एक रिपोर्ट आया है जिसके अनुसार कहता है भारत में सर्वाधिक धनी मुख्यमंत्री कौन है। ऑप्शन ए N चंद्रबाबू नायडू, ऑप्शन बी MK स्टालिन, ऑप्शन सी पेमा खांडू, ऑप्शन डी देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। तो दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार और इस रिपोर्ट के अनुसार इसका सही आंसर जो है वह है N चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वह देश के सर्वाधिक धनी मुख्यमंत्री है। वहीं यदि बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार दूसरा धनी व्यक्ति जो है वह पेमा खांडू जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, ये दूसरा सबसे धनी मुख्यमंत्री है। इसी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एवं नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है देश में सर्वाधिक आपराधिक मामले दर्ज मुख्यमंत्री कौन है। सर्वाधिक आपराधिक मामले दर्ज जिस मुख्यमंत्री के विरुद्ध है वह है कौन, वह है तेलंगाना के मुख्यमंत्री। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी। कौन, रेवंत रेड्डी। इनके खिलाफ जो है सर्वाधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी
अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 से समग्र विजेता विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय चंडीगढ़, ऑप्शन बी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पीवी फगवाड़ा, ऑप्शन सी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, ऑप्शन डी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान ग्वालियर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय चंडीगढ़ जो है को अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 से समग्र विजेता विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, समाचारों की सुर्खियों में रहे भारत पोल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए भारतीय निर्वाचन प्रणाली से, ऑप्शन बी कानून प्रत्यावर्तन एजेंसियों से, ऑप्शन सी भ्रष्टाचार निवारक तंत्र से और ऑप्शन डी उच्च शिक्षा में सुधार से। दोस्तों इसका सही आंसर है भारत पोल का जो संबंध है कानून प्रत्यावर्तन एजेंसियों से। किससे संबंधित है? कानून प्रत्यावर्तन एजेंसियों से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हेनले ग्लोबल पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? ऑप्शन ए 75वीं, ऑप्शन बी 80वीं, ऑप्शन सी 50वीं और ऑप्शन डी 99वीं यानी कि 90th रैंक। कौन सी रैंक है? तो ऑप्शन इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन सी 50वीं रैंक है, यानी कि 85th रैंक है भारत की इस पासपोर्ट सूचकांक में। जबकि फर्स्ट रैंक पे कौन है? फर्स्ट रैंक पे है सिंगापुर। फर्स्ट रैंक पे कौन है? फर्स्ट रैंक पर है सिंगापुर। वहीं यदि सेकंड रैंक पे की यदि बात करें तो सेकंड रैंक पे कौन है? तो सेकंड रैंक पे है जापान। सेकंड रैंक पे कौन है? जापान। फर्स्ट रैंक पे सिंगापुर और सेकंड रैंक पे जापान है। वहीं पे भारत की रैंक कितना है? 85th है। तो इन प्रश्नों को भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ऑप्शन डी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोस्तों इसका सही आंसर है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई जैड मोड सुरंग निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी लद्दाख और ऑप्शन डी उत्तराखंड। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर है। और इस जेड मोड सुरंग का नाम बदल करके जो कर दिया गया है, नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदल करके कर दिया गया है सोनमर्ग सुरंग। क्या कर दिया गया है? सोनमर्ग सुरंग कर दिया गया है, सोनमर्ग सुरंग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझने के लिए $10 लाख का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझने के लिए $10 लाख का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किस राज्य की सरकार ने की है? तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी राजस्थान। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु की सरकार ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझने के लिए $10 लाख का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि समाचार की सुर्खियों में रेड ड्रैगन, यहाँ पे मिसप्रिंट है, आर नहीं होगा, आर्क होगा, आर्क। समाचार की सुर्खियों में रेड ड्रैगन आर्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए पृथ्वी से लगभग 6.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर ड्रैगन आर्क एक आकाशगंगा है। ऑप्शन बी चीन द्वारा पाकिस्तान की सीमा के निकट बनाया गया एक सामरिक राजमार्ग। ऑप्शन सी पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश को मिलाकर भारत को घेरने की चीन की कूटनीतिक चाल। ऑप्शन डी पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश को मिलाकर भारत को घेरने की कूटनीतिक चाल। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पृथ्वी से लगभग 6.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर ड्रैगन आर्क क्या है? आकाशगंगा है। तो इन पॉइंट्स को याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि समाचार की सुर्खियों में रहे एस्किनोमीटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस खेल में किया जाता है?
ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी लॉन टेनिस, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी फुटबॉल। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्रिकेट। एस्किनोमीटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है क्रिकेट में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि समाचार की सुर्खियों में रहे नोरो वायरस, कौन वायरस? नोरो वायरस संक्रमण से शरीर का कौन सा भाग संक्रमित होता है? ऑप्शन ए आमाशय, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी मांसपेशियां और ऑप्शन डी मस्तिष्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आमाशय। नोरो वायरस से आमाशय जो है संक्रमित होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक की शोध रिपोर्ट में, एसबीआई की शोध रिपोर्ट में भारत में वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण एवं शहरी निर्धनता रेखा के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा निर्धारित निर्धनता रेखाओं को आधार माना गया है? ऑप्शन ए सुरेश तेंदुलकर समिति 2009, ऑप्शन बी श्री रंगराजन समिति 2012, ऑप्शन सी डीटी लाकरवाला समिति 1993 और ऑप्शन डी वाई के अलग समिति 1979। दोस्तों इसका सही आंसर है सुरेश तेंदुलकर समिति 2009 को जो है आधार माना गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुभाषी ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्नलिखित में से किस भाषा में विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी निर्बाध रूप से उपलब्ध कराता है? ऑप्शन ए केवल अंग्रेजी, ऑप्शन बी केवल अंग्रेजी एवं हिंदी, ऑप्शन सी केवल अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ और मराठी, ऑप्शन डी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज सभी 22 भाषाओं में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज सभी 22 भाषाओं में जो है ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जो है सरकारी योजनाओं की जानकारी निर्बाध रूप से उपलब्ध करवाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ग्रामीण साख प्रवाह भारत में लगभग कितना रहा? ऑप्शन ए 21.56 लाख करोड़ रुपया, ऑप्शन बी लगभग 22 लाख करोड़ रुपया, ऑप्शन सी 24.37 लाख करोड़ रुपया और ऑप्शन डी 25.49 लाख करोड़ रुपया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 25.49 लाख करोड़ रुपया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कालखंड में जन्म लेने वाले को जनरेशन अल्फा, कौन सा जनरेशन अल्फा कहा जाता है? ऑप्शन ए 1965 से 1980, ऑप्शन बी 1981 से 1996, ऑप्शन सी 1997 से 2010 और ऑप्शन डी 2010 से 2024। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2010 से 2024 के बीच जन्म लेने वाले को जनरेशन अल्फा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्यूचर का जॉब्स रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रकाशित की गई? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच और ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका सही आंसर है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है फ्यूचर का जॉब्स रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। इसके अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार जो है वर्ष 2030 तक, कितना तक? वर्ष 2030 तक 170 मिलियन जो है 170 मिलियन नई नौकरियां पैदा होगी। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, लेकिन वर्ष 2030 तक इस रिपोर्ट के अनुसार 170 मिलियन जो है नौकरियां पैदा होगी। तो आप 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है तो इस अनुसार कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में किस राज्य में उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत रूप में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर व्यय सर्वाधिक था? सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसका मतलब होगा जीएसडीपी। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। दोस्तों इसका सही आंसर है व्यय सर्वाधिक था। तो व्यय सर्वाधिक किसका था? ऑप्शन डी बिहार का। जबकि सबसे न्यूनतम व्यय पूछेगा जीएसडीपी का 2023-24 के आंकड़े के अनुसार, तो ये सबसे न्यूनतम किसका था? तो ये पंजाब का था। सबसे न्यूनतम था पंजाब का। इन फैक्टों को आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप पिक्सल ने देश का पहला निजी उपग्रह, देखिए कोई भी चीज़ पहला होता है तो वह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है।
देश का पहला निजी उपग्रह समूह लॉन्च किया है? इसका नाम रखा गया है। ऑप्शन ए बटरफ्लाई, ऑप्शन बी फायरफ्लाई, ऑप्शन सी कॉस्मोसिस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फायरफ्लाई जो है देश का पहला निजी उपग्रह समूह लॉन्च किया गया है, इसका नाम रखा गया है फायरफ्लाई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स संगठन का पूर्ण सदस्य बना है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी कजाकिस्तान और ऑप्शन डी ब्रुनई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हाल ही में जो है ब्रिक्स संगठन का पूर्ण सदस्य बना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों, क्या चीज़? उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों का पता लगाने के लिए किस सागर या महासागर के नीचे दूरबीनें तैनात की गई है? ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी भूमध्य सागर और ऑप्शन डी आर्कटिक सागर, आर्कटिक महासागर। दोस्तों इसका सही आंसर है भूमध्य सागर में जो है उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों का पता लगाने के लिए दूरबीनें तैनात की गई हैं। यदि बात करें उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों की तो इसको जो है इसको किस नाम से और भी जाना जाता है? इसको नाम से जाना जाता है घोस्ट पार्टिकल के नाम से, इसको घोस्ट पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है, आल्सो नोन एज घोस्ट पार्टिकल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जनरल जोसेफ ऑन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? ऑप्शन ए लेबनान के, ऑप्शन बी सीरिया के, ऑप्शन सी जॉर्डन के, ऑप्शन डी दक्षिणी कोरिया के। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लेबनान के जो है राष्ट्रपति के रूप में जनरल जोसेफ ऑन को चुना गया। तो इस तरह से आज का सीरीज यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर्स के फर्स्ट सीरीज में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।